तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम एक रोनाल्डो फैन हो तो अभी यहां पर पोर्चुगल को सपोर्ट करने के दिन खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि पोर्चुगीज फेडरेशन ने एक ऐसे इंसान को अपॉइंट कर लिया है जो शायद यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2030 का यूरो खिलवा ही देगा। और क्यों खिलवाएगा, कैसे खिलवाएगा, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई। उसके अलावा कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे ट्रांसफर टारगेट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है, और अब फाइनली एक और ट्रांसफर टारगेट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। ऑल दो हमने कल रात में एक साइनिंग कंप्लीट की है। क्या डेवलपमेंट है एडरसन की साइनिंग के ऊपर। एंड आखिरी में जाते जाते भाई बारसा, मैड्रिड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीफा के इस राउंड ऑफ फिक्चर्स के मेरे प्रेडिक्शंस क्या हैं वो हम कुछ आज डिस्कस करेंगे भाई हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन की आज की इस वीडियो में। देखो यार, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 दिनों से, जब से पोर्चुगल बाहर हुई है। एवरीबडी इज basically throwing the dirt on Ronaldo. Everybody is busy trolling Ronaldo because again what else they have in their life, right? And उस सब के बीच में यहाँ पर we as Ronaldo fans we are numb because हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये बंदा वर्ल्ड कप जीत भी जाता तो भी इसको ट्रोलिंग ही मिलती, ये नहीं जीता है तो इसको ट्रोलिंग मिलनी ही मिल रही है। The point here is no matter what Ronaldo ends up doing, he will always get the hate, and that is the most uninvited hate. क्योंकि वही सेम यहाँ पर जो उसके ओपिनियंस हैं, वही सेम ओपिनियंस यहाँ पर बहुत सारे लोग देते हैं, बट बिकॉज ही इज़ क्रिस्टियानो दिल ऑलवेज एंड फॉर एवर क्रिटिसाइज हिम। बट अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस वर्ल्ड कप के बाद रोनाल्डो का फ्यूचर क्या है। इस वर्ल्ड कप के बाद आखिरकार रोनाल्डो यहाँ पर पोर्चुगल के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, इस वर्ल्ड कप में जो मैंने देखा है, यहाँ पर जो मैंने रोनाल्डो का गेम देखा है एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्लेयर्स खेले हैं भाई, उसके बाद इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी, कीपिंग माई रोनाल्डो फैंडम असाइड एंड इफ़ आई वॉन्ट टू look at him as a person, what he's going through and what he might be going through after this World Cup, I do not want him to feature for Portugal ever again because he has suffered enough. He has suffered more than enough than he should have. लेकिन अभी भी यहाँ पर अब ये पोर्चुगीज़ एफए ने ये वाली मूव डालकर एक इंटेंशन क्लियर कर दी है कि भाई रोनाल्डो माइट स्टे फॉर 2 more years. He will not play the next World Cup. बट अब ये भी सवाल है कि भाई अगला वर्ल्ड कप जो खुद पोर्चुगल होस्ट करने वाली है अलॉन्ग साइड मोरक्को एंड स्पेन, तो उनका सबसे बड़ा एम्बेसडर क्या उस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर वो करता है तो किस कैपेसिटी में करेगा। तुम अगर मुझसे पूछोगे कि क्या यहाँ पर अब रोनाल्डो को आगे कंटिन्यू करना चाहिए विद पोर्चुगल नेशनल टीम, आई वुड से एब्सोल्युटली नो। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू गो थ्रू व्हाट ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू फॉर द लास्ट 21 ईयर्स। बट पोर्चुगीज़ एफए नो इट वेरी वेल कि अगर रोनाल्डो गया, उनकी पूरी जो फैन बेस की कल्ट है, उनका पूरा जो सोशल मीडिया, उनकी जो एंडोर्समेंट है या उनकी पुल पावर है, वो सब रोनाल्डो लेके चला जाएगा। नाउ दिस गाय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पोर्चुगल्स नेक्स्ट हेड कोच। ये कौन है? जिस बंदे ने इस साल रोनाल्डो का वो इतने लंबे टाइम का इंतजार जो था ना सऊदी प्रो लीग जीतने का, वो ख़त्म किया था। ही इज़ अ सीरियस मैनेजर। ही वॉज मैनेजिंग बेनफिका के बाद भाई गए यहाँ पर आपके अल हिलाल के साथ मल्टीपल टाइटल्स जीतने के बाद ही केम टू अल नसर इसी साल, एंड उसके बाद यहाँ पर अब इनको अपॉइंट किया गया है आपके पोर्चुगीज़ नेशनल टीम के हेड कोच के तौर पे। अब पता है बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो रीसर्फेस हो रही हैं कि यार होर्गे हीजूस यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, एंड एक गोंचालो रेमोस वाली क्लिप बहुत वायरल हो रही है जहाँ पर गोंचालो रेमोस को टच लाइन पे वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, गोंचालो रेमोस अपना कुछ इनपुट दे रहे हैं और भाई वो उसका टेम्पर लूज हो जाता है। एक चीज़ जो होर्गे हीजूस को लेकर काफ़ी मतलब एक बोलूँगा मैं ओपन ओपिनियन है, वो ये है कि ही इज़ नॉट समबडी हु विल कॉम्प्रोमाइज़ with his ideas and he is somebody who will not compromise with the success of the team, क्योंकि वो चीज़ उसने अपने हर एक क्लब में की, चाहे बेनफिका देखिए, चाहे अल हिलाल देखिए, चाहे आप यहाँ पर अल नसर देखिए, एंड इसीलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। पता है सवाल ये है कि दिस गाय कुड हैव बीन अवेलेबल 4 years बैक एज वेल, राइट आफ्टर द 2022 का वर्ल्ड कप। तब क्यों इस बंदे को अपॉइंट नहीं किया गया, तब क्यों इस बंदे को नहीं लाया गया? अगर पोर्चुगीज़ एफए को अब ये ख्याल आया है कि भाई एक पोर्चुगल बॉर्न मैनेजर या फिर एक पोर्चुगीज़ मैनेजर को ही अपॉइंट किया जाए, तो उस वक्त पे ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? क्यों यहाँ पर आपने 4 साल रॉबर्टो मार्टिनेज के साथ बर्बाद किया? और लिटरली आपने बर्बाद किया बिकॉज उस बीच में अगर आप बोलोगे बट वी हैव वन द नेशंस लीग, दैट इज़ नथिंग टू ब्रैग अबाउट।
क्योंकि द मेन टूर्नामेंट आर यूरोज एंड द वर्ल्ड कप। भाई तुम ये सोचो ना, जो अगर वो वाली बात है तो फिर तो फर्नांडो सैंटोस ने तो आपका यूरोज भी जीता था और उसके बाद एक और आपकी नेशंस लीग भी जीती थी। इस भाई साहब ने आके एक नेशंस लीग जीतकर हम सबको फॉल्स होप दे दी, और मुझे तो कभी दी भी नहीं थी क्योंकि मैं कभी भरोसा नहीं करता था। नाउ द पॉइंट हियर इज जीसस विल लीड द प्रोजेक्ट फॉर नेशंस लीग यूरो 2028 इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो अगले 4 साल शॉर्ट है पोर्चुगल के, उनको अपना मैनेजर पता है, राइट। अब अगर तुम देखोगे ये वाला अपॉइंटमेंट विद रेफरेंस टू रोनाल्डो का फ्यूचर आई थिंक बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बिकॉज रोनाल्डो ने ही यहाँ पर अल नसर में बोला था कि हमें होर्गे हीजूस को लाना पड़ेगा अगर हमें टाइटल जीतना है, एंड व्हेन ही केम ही डिलीवर्ड दैट टाइटल। अब पोर्चुगीज मैनेजमेंट गई है इनके पास, एंड नोइंग द सर्कमस्टेंसेस दैट पोर्चुगल फेडरेशन इज गोइंग थ्रू, एंड जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई वी विल स्टॉप सपोर्टिंग पोर्चुगल दिस एंड दैट, एंड दे माइट यहाँ पर सल्क अंडर द प्रेशर, एंड वो रोनाल्डो से बात करेंगे। एंड रोनाल्डो भाई आई जेन्युइनली डोंट वांट यू टू सफ़र एनी मोर। भाई देखो तुमको लगेगा कि मोक भाई इफ़ यू आर अ ट्रू रोनाल्डो फैन यू वुड नॉट वांट हिम टू रिटायर। नहीं, इफ़ यू आर अ ट्रू रोनाल्डो फैन ना, यू वुड नॉट वांट हिम टू कंटिन्यू विद द पोर्चुगीज नेशनल टीम। इफ़ ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल ही कैन प्ले फुटबॉल टिल इज 50, but he can play football at various clubs, not at the international level. You have to think about the future. You have to think about कि भाई ऑलरेडी वो अभी इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर वो सफ़र कर रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स उसकी बॉडी क्या होगी, आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पर वो किस कैपेसिटी में यूज़ होगा। एंड तुम बोलोगे बट पोर्चुगल के पास नंबर 9 नहीं है। भाई ये जो सुनील छेत्री वाला मतलब एक तरीके का कंपैरिजन है ना कि इंडिया के पास यहाँ पर कोई स्ट्राइकर नहीं तो सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से वापस बुला लिया, नहीं होना चाहिए भाई। द गाय हैज़ डन मोर देन इनफ फॉर द पोर्चुगीज जनरेशन, फॉर द पोर्चुगीज फेडरेशन, फॉर हिज नेशन। अब उसके पास और कुछ नहीं बचा है देने को, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उसको यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए थी चीज़ें, आपको यहाँ पर कैरी करना चाहिए था, ना कि उसको आपने जिस तरीके से फ्रेम करके चीज़ें करने की कोशिश की। एंड जहाँ तक बात है रॉबर्टो मार्टिनेज की, उन भाई साहब ने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी उनकी। क्यों? उनका था कि मैं रोनाल्डो को खिलाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों रोनाल्डो यहाँ पर स्टार्ट करना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसने गेम प्लान इस तरीके से बनाया ना कि सबको यही हो गया कि अरे भाई रोनाल्डो क्या यार, रोनाल्डो तो कुछ नहीं कर रहा। 19 सजेज उसके 90 मिनट के गेम में अगेंस्ट स्पेन, क्या यहाँ पर वो करेगा? दैट वॉज नेवर द केस। वही सेम रोनाल्डो अल नसर में यूज़ होता है, मैचेस खेलता है और प्रॉपरली यहाँ पर उसको सिर्फ अप फ्रंट यूज़ किया जाता है, वो नहीं आता डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह करने में। और रोनाल्डो का पूरा करियर उस तरीके से बेस्ड है यार। सर एलेक्स ने कभी उसको नहीं बोला कि आके तू डिफेंड करेगा, कभी यहाँ पर जिडान ने, एंचेलोटी ने या मूरिन्हो ने बोला कि आके तू डिफेंड करेगा। हाँ, डिफेंसिव ट्रांजिशन में ही यूज टू कमिट, मतलब आगे पीछे आता था, बट इतना नहीं कि बिल्डअप में वो आके ड्रॉप कर रहा है फिर वो आगे जा रहा है। नहीं, वो अर्ली डेज से रोनाल्डो के करियर के, जब यहाँ पर यूनाइटेड में उसका डेब्यू होता है, ही यूज टू प्ले एज अ राइट मिड, नॉट एज अ विंगर बट एज अ राइट मिड, क्योंकि हम 4-4-2 खेलते थे, तो तब की बात अलग थी। बट अब ये वाले अपॉइंटमेंट ने काफ़ी सिनेरियो चेंज कर दिया भाई आपके रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर भाई हमारे जो ट्रांसफ़र रिलेटेड न्यूज़ हैं, उसमें कल की जो हमारे क्लब के रिगार्डिंग सबसे बड़ी न्यूज़ थी भाई, वी हैव साइंड आंद्रे सेंटोस फ्रॉम चेल्सी। एंड इनिशियली मैं थोड़ा मतलब गुस्सा था कि हमने क्यों साइन किया आंद्रे सेंटोस को, हाउ गुड इज़ ही एनी गुड, या फिर यार ये क्या डील है, हम यहाँ पर मार्की साइनिंग से पीछे जा रहे हैं और हम यहाँ पर आंद्रे सेंटोस लेकर आ रहे हैं। प्रॉब्लम अब ये नहीं बची है कि हम आंद्रे सेंटोस लेकर आए, बिकॉज अल्टीमेटली कोई ना कोई तो आना ही है। मैंने उस पर अपनी पीस मेक कर ली है, लेकिन जो हमने अमाउंट पे किया है आंद्रे सेंटोस की डील के लिए, 48 मिलियन पाउंड्स की स्ट्रेट अपफ्रंट फी, 2 मिलियन का यहाँ पर अचीवेबल एड ऑन, मतलब चेल्सी ने कोट के 50 मिलियन, हमने 50 मिलियन पे कर दिया। हमें नेगोशिएट करना ही नहीं आता, ना हम प्लेयर बेच पाते हैं और ना हम प्लेयर खरीद पाते हैं एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर। और तो और हमने यहाँ पर 10% का सेल ऑन क्लॉज भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ आंद्रे सेंटोस इज अ यंग मिडफील्डर हु प्लेज एज एन 8, कैन प्ले एज अ 10 एंड ऑल्सो प्लेज एज अ 6 एट चेल्सी, एट स्ट्रासबर्ग। यहाँ पर उसका करियर यहाँ पर अभी बनना शुरू हुआ है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यहाँ पर प्लेयर अगर आप बात करोगे डेटा साइंस के हिसाब से। बट अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो एक हमारा प्लेयर जिसको हम टारगेट कर रहे थे, ठीक है ना भाई, उन भाई साहब ने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कर लिया है आपके रियल मैड्रिड के साथ, एंड ही इज़ गोइंग टू स्टे एट रियल मैड्रिड। तो जितनी भी हमारी बात थी, जितनी भी यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कि भाई चलो चुआमेनी जैसी एक टॉप साइनिंग हम करके ले आएंगे, चुआमेनी विल कम एंड दिस विल बिकम द मार्की साइनिंग, दैट इज़ नॉट हैपनिंग नाउ एंड आई एम सो हर्ट ब्रोकन, बिकॉज ये नाम गया सो गया,
इसके अलावा अगर तुम देखोगे भाई एक और नाम है जो जाएगा और वो नाम है यहाँ पर आपके ब्रूनो गुमारेश का। ब्रूनो गुमारेश इज़ गोइंग टू गो टू आर्सेनल। ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टेन हैं ब्रूनो गुमारेश टू आर्सेनल को लेकर। बस एक ट्रांसफ़र फी डिसाइड होनी बाकी है कि आखिरकार किस प्राइस अमाउंट पे यहाँ पर ब्रूनो गुमारेश टू आर्सेनल होना है। आर्सेनल ने अपना पहला ऑफर दिया था 55 मिलियन पाउंड्स का, वो रिजेक्ट कर दिया न्यूकासल ने, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ही इज़ देयर कैप्टन। वो कम से कम यहाँ पर 80 मिलियन के आसपास की डील पे ही एग्री करेंगे। द फिगर हैज़ बीन कोटेड समवेयर बिटवीन 65 मिलियन पाउंड्स टू 90 मिलियन पाउंड्स एज एन ओवरऑल पैकेज। अब ये देखना होगा भाई क्या स्ट्रेट अप फ्रंट प्रोवाइड करेगी आर्सेनल और क्या एड ऑन्स प्रोवाइड करेगी। नाउ दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज नाउ दैट चुआमेनी इज़ गॉन, चुआमेनी स्टेइंग एट रियल मैड्रिड विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन यहाँ पर जो उसने साइन कर लिया है, नई डील साइन कर लिया है, एंड विद ब्रूनो गुमारेश गोइंग टू आपकी आर्सेनल। ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके सेंड्रो टोनाली जा चुके हैं स्पर्स, आपके मैथ्यूस फर्नांडिस जा चुके हैं स्पर्स, एलियट एंडरसन जा चुका है यहाँ पर आपकी मैन सिटी, ठीक है ना। तो आपके जितने भी की प्लेयर्स, जितने भी बिग नेम प्लेयर्स या फिर जितने भी आपके मार्की साइनिंग के टैग कैरी करने वाले प्लेयर्स थे, दे आर ऑलरेडी गॉन, दे आर नॉट कमिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड इज बिजी साइनिंग यहाँ पर आंद्रे सेंटोस एंड द अदर प्लेयर इज यहाँ पर आपका कौन, एडरसन। नॉट बिग नेम्स, नॉट प्रॉब्ली आप बोलोगे आंद्रे सेंटोस इज बिग पोटेंशियल, बट एडरसन का पिछला सीजन या पिछले 1.5 सीजन 2 सीजन जो रहे हैं वो इतने टॉप लेवल नहीं रहे हैं, राइट। एंड दिस लेटेस्ट रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द इशू दैट एडरसन की डील माइट कोलैप्स। ये रिपोर्ट आज से 4-5 दिन पहले आई थी। वी वर नॉट यहाँ पर उतना सीरियस अबाउट दिस डिस्कशन कि भाई एडरसन यहाँ पर शायद नहीं आएंगे, बट क्योंकि अब हमने आंद्रे सेंटोस की डील कंफर्म कर ली है तो शायद प्रॉब्ली यहाँ पर हम एडरसन की डील पर भी वेट करें, बिकॉज मैंने कभी भी पहले ऐसा देखा नहीं है कि एक प्लेयर का 2-2 बार मेडिकल हुआ हो। एक मेडिकल यहाँ पर आपके वर्ल्ड कप के टाइम पे ही यहाँ पर फाइनलाइज हुआ था और वो यहाँ पर आपके प्रॉब्ली इटली में या तो यूएस में कंप्लीट हुआ था, लेकिन यूनाइटेड ऑफिशियल्स, यूनाइटेड हायरकी ने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, वी हैव टू थरली चेक हिज फिजिकल फिटनेस एंड उसके मेडिकल रिपोर्ट्स, क्योंकि उसको मेनिस्कस इंजरी हुई थी और वो 1 महीने के लिए बाहर हुआ था। और मेनिस्कस इंजरी जिसको होती है ना भाई, उसके इंजरी, रिपीटेटिव इंजरी होने के जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एडरसन के केस में ये वाली जो मेडिकल है, आई थिंक ये इंडिकेट करती है, ये सजेस्ट करती है दैट दिस डील माइट नॉट गो थ्रू, ये डील कोलैप्स कर जाएगी। एंड अब अगले टारगेट्स ऑन द लिस्ट क्या है? एलेक्स स्कॉट है, कार्लोस बालेबा है, एंजेलो स्टिलर है, क्यों ऑस्ट्रेलिया का तो नाम भी नहीं आ रहा है, या एडम वार्टन है। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको साइनिंग तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। आप यहाँ पर एक आंद्रे सेंटोस लेकर या एक एडरसन लाकर ये 2 साइनिंग करके आप सोच रहे हो कि आपका ये जो प्रोजेक्ट रीबिल्ड है ये बिल्कुल अच्छे से प्लेस इन हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ मैंने कल भी बोला था, मैं अभी भी बोलूँगा, ये विंडो पिछले 10 सालों की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र विंडो है फॉर एवरी क्लब। वाई? बिकॉज लिवरपूल इज इन ट्रांजिशन, Man City is in transition, Chelsea is in transition, Tottenham is in transition, United is in transition. Only one club has the stability and that is Arsenal. और Arsenal अपनी stable उस प्रोफाइल पे पहुंचने के बावजूद यहाँ पर ambitious है, वो यहाँ पर ब्रूनो गुमारेश जैसे टॉप मिडफील्डर को ला रहे हैं। अब सवाल मेरा ये भी है कि ब्रूनो गुमारेश अगर आएंगे तो भाई माइल्स लुइस कैली का क्या होगा, जूबी मेंडी का क्या होगा, राइट। आपके पास उसी प्रोफाइल के और मिडफील्डर्स हैं ना। आपको याद होगा कि यूनाइटेड माइल्स लुइस कैली में इंटरेस्टेड थी, तो क्या यहाँ पर यूनाइटेड अपना इंटरेस्ट माइल्स लुइस कैली में दोबारा रीइग्नाइट करेगी या फिर क्या वो जूबी मेंडी को ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अब डेक्लन राइस तो ड्रॉप नहीं होगा टीम से एंड देन ओडेगार्ड भी ड्रॉप नहीं होगा, तो अब एक प्रोफाइल पे आपका एक न्यूकासल कैप्टन है, जूबी मेंडी जैसा प्लेयर है, एंड आपका एक फ्यूचर पोटेंशियल बेसिकली वर्ल्ड क्लास प्लेयर बैठा है माइल्स लुइस कैली। तो आप किस तरीके से उसको कहाँ यूज़ करोगे और किस प्लेयर पे डिसीजन लोगे, भाई आपको कौन सा ऑफलोड करना है, ये आई थिंक विद द डेज आपको क्लैरिटी मिलेगी, मुझे क्लैरिटी मिलेगी। बट भाई ये वाली सिचुएशन के बाद अ लॉट हैज़ चेंज इन द ड्रेसिंग रूम, अ लॉट हैज़ चेंज इन द डिस्कशन पैनल, बिकॉज नाउ दैट चुआमेनी इज ऑफ, ब्रूनो गुमारेश इज ऑफ, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और पता है क्या सीन ये होगा कि हम सब स्टैंडर्ड साइनिंग्स कर लेंगे, हम यहाँ पर प्रॉब्ली एक बिलो पार साइनिंग करके मिडफील्ड यहाँ पर बना लेंगे और फिर उसके बाद पता है क्या होगा, हम यहाँ पर सफ़र करेंगे पूरे सीजन में, एंड दिस माइट हैम्पर कैरिक का फ्यूचर, कैरिक की जर्नी।
क्योंकि कह रहे कि यहाँ पर जिन प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, जिन प्लेयर्स को यूज़ कर पाएंगे, वही उनसे उनका बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे वो। अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर यहाँ पर उस तरीके से खेलता है, एक यंग प्लेयर, एक यंग प्रोडिजी, या फिर आप बोलोगे एक एवरेज प्लेयर अपना बेस्ट देकर भी एवरेज ही खेलेगा, क्योंकि आपके क्लब के स्टैंडर्ड जो आप डिमांड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको अगली साल भी चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना है। और अगर इस साल हमने ये विंडो बर्बाद कर दी भाई, हमारे अगले 5 साल इस विंडो पे डिपेंडेंट है। जो प्रोजेक्ट 2028 है ना आपका, कि आपको 2028 में टाइटल जीतना है, वो आपकी ये विंडो डिटरमाइन करेगी। क्योंकि इस विंडो में अगर चेल्सी आगे निकल गई, मैन सिटी आगे निकल गई, आर्सेनल आगे निकल गई, लिवरपूल आगे निकल गई, आर्सेनल तो खैर बहुत ही आगे है, बाकी क्लब जो ट्रांजिशन में वो अगर आगे निकल गए ना, तो आप यहाँ पर और पिछड़ जाओगे। और क्योंकि स्पर्स सीरियसली कंसिडर कर रही है और साइनिंग्स करने का, और वो अभी रुके नहीं है, एंड यहाँ पर हम साइन कर रहे हैं यहाँ पर आपके आंद्रे सेंटोस को, हम साइन कर रहे हैं यहाँ पर आपके एडरसन को, ठीक है ना, विच इज़ एब्सोल्युटली बोगस। बट इसके बाद भाई जो अगली रिपोर्ट है वो आ रही है बार्सिलोना से। बार्सिलोना ने यहाँ पर ऑफिशियल बिड सबमिट कर दी है टू बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर करीम एडियामी, एंड करीम एडियामी ने यहाँ पर बहुत क्लियर तौर पे ये कंफर्म कर दिया दैट ही विल नॉट गो टू एनी अदर क्लब बट बार्सिलोना, ओनली एंड ओनली बार्सिलोना। क्यों? क्योंकि भाई उसको लग रहा है उसके फ्यूचर के लिए बारसा मूव सही है। अब करीम एडियामी कैन प्ले एज एन इनसाइड फॉरवर्ड, एंड इफ दे आर साइनिंग करीम एडियामी दे वोंट बी रिटर्निंग बैक फॉर रैशफोर्ड, just to let you know. If they end up signing Karim Adeyemi, then they are not coming for Marcus Rashford, and क्योंकि उनका प्राइमरी टारगेट तो अल्वारेज है ही, दैट बार्सिलोना एंड मैड्रिड, आपके यहाँ पर सॉरी बार्सिलोना एंड रैशफोर्ड चैप्टर माइट ऑफिशियली बी ओवर अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, दिस डील गोज अहेड। क्योंकि करीम एडियामी वो सपोज टू लीव डॉर्टमुंड, ये सबको पता था पिछले 1.5 साल से 2 साल से यही बात थी कि इस साल लीव नहीं करेगा तो अगले साल लीव करेगा। नाउ दैट करीम एडियामी इज लीविंग यहाँ पर आपकी डॉर्टमुंड, तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई बारसा अगर जाएगा, बारसा का वो एक एरिया शॉर्ट है, अगर वो लेट्स से फरहान टोरेस को नहीं बेचते हैं, जो कि मुझे लग रहा है शायद नहीं बेचेंगे, तो फिर आपको एडिशनल प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, इन केस अगर यहाँ पर ये रफीनिया टू सऊदी वाला जो पूरा सीन है वो अगर मटीरियलाइज हो जाता है, रफीना एंड्स अप लीविंग फॉर सऊदी प्रो लीग, जो अगेन भाई कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी बिकॉज दे आर गोइंग टू पे क्रेजी सम ऑफ मनी नॉट जस्ट टू बार्सिलोना बट ऑल्सो टू रफीनिया, क्योंकि भाई वो अंधा पैसा कमा सकता है वहाँ जाके, तो पता नहीं है। बट ये अगर डील होती है, दिस इज गोइंग टू बी अ 5 out of 5 साइनिंग फॉर बार्सिलोना विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल ही इज़ वेरी वेरी गुड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से भाई पहली बात तो जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है उसके लिए ऐसा प्लेयर बहुत सही बैठेगा भाई। वो मतलब आप इसको वर्सेटैलिटी के मामले में अगर देखोगे, ही कैन प्ले एनीवेयर, ही कैन प्ले 10, ही कैन प्ले 9, ही कैन प्ले विंग, एंड दैट टू भाई एज अ टॉप विंग। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी दोस्तों अगर इसके बाद वाली बात की जाए, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आर्सेनल यहाँ पर ऑलरेडी एक बिड सबमिट कर चुकी है, सेकंड अप्रोच उनका रिजेक्ट हो गया है, पहला भी रिजेक्ट हुआ, दूसरा भी रिजेक्ट हुआ, अब यहाँ पर फी बिटवीन 65 मिलियन पाउंड्स टू 90 मिलियन पाउंड्स की यहाँ पर बात चल रही है कि भाई न्यूकासल तभी सुनेगी जब इतना पैसा दोगे। It's going to be a top signing for Arsenal. It is going to be a top signing. I wanted this guy at United, but now that he is leaving Newcastle and he is going to join Arsenal, bhai, I have got no words. I literally have got no words. Zero words, bhai. And last report ये है कि Mason Greenwood is set to join Fenerbahce for 40 million plus bonuses. अब जो प्रॉफिट था भाई उस पर यूनाइटेड, अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बड़ी डिफ्लेटिंग रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भाई 40 मिलियन की जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो यूनाइटेड रिसीव करेगी, और कुछ कहते हैं भाई 40% का जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो यूनाइटेड रिसीव करेगी, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 40% का जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कमाएगी यहाँ पर आपकी मार्से, उसका 40% यूनाइटेड को मिलेगा। अब क्या अमाउंट आएगा क्या नहीं आएगा इस पर क्लैरिटी तभी आएगी जब एक डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगी, जब यहाँ पर आपके मार्से का ये जो पूरा फियास्को एंड होगा एंड ग्रीनवुड विल मूव टू फेनेरबाशे। नाउ इफ़ यू आस्क मी, ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज करियर एवर सिंस जो कुछ हुआ उसकी लाइफ में, जो कुछ उसने किया था उसके बाद उसको उसके रेपरकशंस फेस करने पड़े थे। ही इज़ लिविंग हैप्पीली विद हिज द सेम पर्सन जिसने उस पर वो एक्यूजन लगाए थे, एंड ही इज़ हैप्पीली मैरिड, उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि गलती देखो इंसान से होती है, एंड उसके बाद अगर सेम इंसान यहाँ पर उसी इंसान के साथ अपनी गलती को सुधार रहा है और ही हैज़ बिकम अ बेटर पर्सन, ही हैज़ बिकम अ फादर, एक तरीके से एक गुड फादर एज वेल, आई एम हैप्पी फॉर हिम। बट यूनाइटेड की जहाँ तक बात आती है भाई,
आई डोंट नो कितना पैसा हमें मिलेगा। अगर हमें 40% इस ट्रांसफर फी का मिलने वाला है, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। अगर हमें परसेंटेज मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर, आई थिंक दैट परसेंटेज विल लाई समवेयर अराउंड यहाँ पर आपका 3-4 मिलियन की प्रॉफिट या 5 मिलियन की मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट भाई आखिरी वाला जो हमारा सेगमेंट है दैट इज़ हमारा फीफा के जो क्वार्टर फाइनल्स हैं उसका प्रिडिक्शन, ठीक है ना दोस्तों। ये टीमें आई हैं जो आगे, इसमें से आई फील नॉर्वे इज़ अ बिग सरप्राइज, आई फील स्विट्जरलैंड इज़ अ बिग सरप्राइज एंड बेल्जियम इज़ अ बिग सरप्राइज। बिकॉज अगर तुम इनको देखोगे, नॉर्वे इज़ नॉट अ बिग फुटबॉल नेशन बट दे हैव प्लेड द बेस्ट फुटबॉल आउट ऑफ दीज 3 टीम्स। अगर मैं बोलूँगा नॉर्वे, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में, तो आई होप यहाँ पर कि नॉर्वे अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करके आगे जाए। बट शुरुआत तो भाई आज के गेम से ही करेंगे। आज रात में मुकाबला है भाई हमारे क्वार्टर फाइनल्स के पहले गेम का, दैट इज़ बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को। अब देखो फ्रांस अभी तक एक भी गेम नहीं हारी है, एक भी गेम नहीं हारी मतलब नहीं हारी है, ड्रॉ भी नहीं किया भाई, हारना तो दूर की बात है, ड्रॉ भी नहीं किया है। दे हैव एब्सोल्युटली क्लैप्ड द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी एक्सेप्ट फॉर पैराग्वे। क्यों? क्योंकि पैराग्वे फुटबॉल खेल भी नहीं रही थी, पैराग्वे सिर्फ लड़ने आई थी। और पैराग्वे के जो अभी पता नहीं कौन सी वो लेडी है जिसने कलेश मचा रखा है इंटरनेट पे, भगवान जाने क्या करने पे उतारू है वो। इस मैच में इतना वन साइडेड मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोरक्को इज़ अ टॉप टीम, उनका पिछला गेम देखो, उनका उससे पिछला गेम देखो, उनका ग्रुप स्टेज देखो, दे हैव बीन प्लेइंग गुड फुटबॉल, गुड रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल। एंड फ्रांस यहाँ पर अगर आप देखोगे इज़ अ टीम दैट माइट स्ट्रगल अगेंस्ट मोरक्को, बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पर मोरक्को के अगेंस्ट फ्रांस इज़ अ सुपीरियर नेशन। उनका स्क्वाड क्वालिटी बहुत टॉप है। इट वोंट बी एज वन साइडेड जितना वो 2022 के वर्ल्ड कप में था, क्योंकि उस बार की मोरक्को और इस बार की मोरक्को में बहुत चेंजेस हैं, बहुत इंप्रूवमेंट है। दिस टीम इज़ मच वेल प्रिपेयर्ड यहाँ पर, बट स्टिल आई एम रेटिंग फ्रांस यहाँ पर टू गो इन टू दी आपके सेमीफाइनल्स, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर स्पेन बेल्जियम। मैं देखो बेल्जियम जैसा खेली यूएस के अगेंस्ट, अगर वो वैसा खेलेंगे आई थिंक बेल्जियम हैव अ चांस। जैसा स्पेन खेली पोर्चुगल के अगेंस्ट, भाई अगर स्पेन वैसा खेलेगी तो बेल्जियम हैज़ अ चांस। स्पेन जैसा खेली थी सऊदी वाले गेम में, अगर वैसा खेलेंगे देन येस यहाँ पर आपकी स्पेन इज़ द फेवरेट टू गो अहेड। क्योंकि देखो बेल्जियम और स्पेन में, स्पेन का ये वर्ल्ड कप ज़्यादा स्टेबल रहा है। स्पेन ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में गोल कंसीड नहीं किया है, दैट इज़ अ बिग सरप्राइज। अब सिर्फ एक स्पेन ऐसी टीम बची है जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। उनका डिफेंस टॉप लेवल है। उन्होंने जिस तरीके से पोर्चुगल को न्यूट्रलाइज किया, जिस तरीके से उन्होंने नूनो मेंडिस वगैरह की सप्लाईज को बिल्कुल नलिफाई कर दिया था, नर्व कर दिया था, भाई उनका डिफेंस उनकी बिगेस्ट पावर है। इट इज़ नॉट यहाँ पर उनका अटैक या उनकी मिडफील्ड, उनका डिफेंस सबसे बड़ी पावर है। पाओ कोबार्सी, एमरिक लपोर्ट, देन आपके मार्कस योरेंते खेलें या पेड्रो पोरो खेलें, कुकुरिया हैज़ बीन टॉप प्लेयर फॉर स्पेन इन दिस वर्ल्ड कप। डिफेंसिवली भाई बेल्जियम की जितनी वल्नरेबिलिटीज़ थी ना, यूएस वाज एन ओपन गेम, बट उससे पहले वाले गेम सेनेगल वाला जो 70-75 मैं कहूँगा 85 मिनट्स तक जो गेम था, बेल्जियम वर नो वेयर इन द गेम। उससे पहले आपकी इजिप्ट हो गई या फिर आपकी बाकी टीमें थी, उन्होंने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली है। स्पेन इज़ द मोस्ट लाइकली टीम दैट विल गो हेड इनटू दिस वर्ल्ड कप एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन। भाई स्पेन वर्सेस फ्रांस का सेमीफाइनल ऑलमोस्ट लॉक्ड है। मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर स्पेन और आपके यहाँ पर स्पेन और फ्रांस ही जाएंगी आगे अपने अपने मैचेस जीतकर। उसके बाद नॉर्वे इंग्लैंड में, इंग्लैंड हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट कप मैनेजर्स, जेन्युइनली द बेस्ट कप मैनेजर यहाँ पर इन थॉमस टूखल। एंड अगर आप बात करोगे नॉर्वे की, तो भाई उनकी कहानी इतनी एपिक है, उनका रन इतना इंसेन है। आपके अर्लिंग हालैंड ने ऑलरेडी यहाँ पर 7 गोल वर्ल्ड कप में मार दिए हैं, 7 मारे 8 मारे हैं, ठीक है ना, जो भी मारे 7 गोल मार दिए हैं। एंड ही इज़ कम्पीटिंग फॉर द गोल्डन बूट। नॉर्वे द लास्ट टाइम दैट दे फीचर्ड भाई दैट वाज वे बैक इन 1998। एट दैट टाइम हालैंड वॉज नॉट इवन बॉर्न, अभी वो 25 साल का है, वो 28 साल के बाद वापस आए वर्ल्ड कप में। एंड अगर तुम देखोगे नॉर्वे का जो फुटबॉल था अगेंस्ट ब्राज़ील, नॉर्वे का जो फुटबॉल था अगेंस्ट आइवरी कोस्ट, दैट वाज आई थिंक वेरी इफेक्टिव। एंड इंग्लैंड यहाँ पर ऐसे फेज आउट होती है मैचेस में, आप उठा के देखिए यहाँ पर DR कॉन्गो वाला गेम, आप इवन पिछला वाला गेम उठाकर देखिए यहाँ पर, उन दोनों गेम्स में इंग्लैंड क्लिनिकल थी, बट इंग्लैंड यहाँ पर सुपीरियर टीम नहीं थी। बेलिंगम और हैरी केन पे ओवर डिपेंडेंट है ये टीम, बट नॉर्वे की टीम को लेकर मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो ओवर डिपेंडेंट है अर्लिंग हालैंड पे, बिकॉज उनकी पूरी टीम भाई बहुत सॉलिड है। अगर आप फिजिकलिटी मैच करोगे, नॉर्वे फिजिकलिटी बेसिस पे विल डोमिनेट इंग्लैंड, बट देन अगेन भाई इंग्लैंड हैज़ गॉट मोर क्वालिटी, इंग्लैंड हैज़ गॉट अ बेटर बेंच, इसीलिए इंग्लैंड माइट यहाँ पर कम थ्रू एज द विनर्स। बट आई यू नो व्हाट आई वांट नॉर्वे टू गो अहेड। This is about my prediction. I want Norway to go ahead. I want Norway to kill England and to eliminate them. And the last, I think इस पे तो कुछ भी डिस्कशन करूंगा भी नहीं मैं, इट इज़ जस्ट अर्जेंटीना। क्यों है क्या है, आई डोंट वांट टू डिस्कस भाई।
बिकॉज इट्स मेक्स ज़ीरो सेंस। एंड जहाँ तक बात आती है इस मैच की, तो भाई फ्रांस और स्पेन में मेरे ख्याल में ये मुझसे पेमेंट मांगेगा, एक बार करके देखूँ क्या। फ्रांस स्पेन में भाई आई एम गोइंग विद फ्रांस यहाँ पर। ओ होने लगा, ओके। एंड इसके बाद स्पेन और आपकी सॉरी नॉर्वे और अर्जेंटीना में आई एम गोइंग अर्जेंटीना अगेन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ रिपीट ऑफ 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। विनर की अगर मुझसे पूछोगे, आई एम गोइंग विद फ्रांस भाई। आई एम गोइंग विद फ्रांस बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जिस तरह का फुटबॉल यहाँ पर अभी तक अर्जेंटीना ने और फ्रांस ने खेला है, भाई फ्रांस हैज़ बीन द मोस्ट सुपीरियर टीम, मच बेटर टीम, क्योंकि उनकी टीम में स्टेबिलिटी है, उनकी टीम में यहाँ पर ओवर डिपेंडेंसी नहीं है किसी एक प्लेयर के ऊपर। अर्जेंटीना में वो चीज़ है। बट अगेन ये प्रेडिक्शन है, रियलिटी कुछ और हो सकती है। ऐसे तो मैंने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जिताया था, बट ब्राज़ील यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई। पोर्चुगल यहाँ पर आपकी पहले ही क्रश आउट हो गई, सेम आपके राउंड ऑफ 16 के अंदर ही। अब फ्रांस हो सकता है यहाँ पर स्पेन के अगेंस्ट ही हार जाए, फ्रांस यहाँ पर शायद हो सकता है आज रात में मोरक्को से ही हार जाए, राइट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरा ओपिनियन है भाई फ्रांस इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप बिकॉज दे हैव बीन द बेस्ट टीम इस वर्ल्ड कप की। बेस्ट टीम मतलब लिटरली द बेस्ट टीम, वेल मैनेज्ड, वेल एग्जीक्यूटेड प्लान वाली टीम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाई मल्टीपल गोल स्कोरर्स एंड मैनी मोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन दिस फ्रांस नेशनल टीम। बाकी आपके क्या ख्याल है भाई, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। डू यू बिलीव रोनाल्डो विल प्ले यूरो 2028? एंड चलो वो छोड़ दो, डू यू बिलीव रोनाल्डो शुड प्ले यूरो 2028? क्या आपको वाकई में देखना चाहते हो आप एक स्ट्रगलिंग रोनाल्डो को 2028 यूरोस के लिए? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।